स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th साइंस और 9th साइंस में आपका चैप्टर चल रहा है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि एनसीईआरटी में आपका चैप्टर नंबर 5 है। तो बच्चों, ये चैप्टर भी हम एनसीईआरटी की बुक से ही कर रहे हैं, साइंस की बुक में ही आपको ये चैप्टर मिलेगा। लाइन टू लाइन आपने समझनी है चैप्टर की। और बच्चों, अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं? हम पढ़ रहे थे न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में, और न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में तो हमने पढ़ लिया था। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत ही हमने पढ़ा है, पूरा आज हम पढ़ेंगे। तो अब तक क्या पढ़ा है हमने? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। क्या पढ़ा है बच्चों? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस आज डिस्कस करने हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस के पास होता है न्यूक्लियर एनवलप। क्या होगा? न्यूक्लियर एनवलप, जिसमें दो चीजें आती हैं, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक तो बच्चों ये बात है कि न्यूक्लियस के जो पास दो मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिन्हें मिलकर हम न्यूक्लियर एनवलप बोल देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों से कोई चीज न्यूक्लियस के अंदर बाहर नहीं जाती, क्योंकि यहां होते हैं न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स यहां से क्या होता है? थ्रू विच substances move across the nucleus। न्यूक्लियस के अंदर बाहर किसी भी सब्सटेंस को मूव करना है, उसको न्यूक्लियस के अंदर जाना है या न्यूक्लियस से बाहर जाना है, तो किसके थ्रू जाएगा? न्यूक्लियर पोर के थ्रू जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, न्यूक्लियर पोर हो गए, न्यूक्लियर एनवलप हो गया। अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। अंदर पहले न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या होता है? लिविंग फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो भी लिविंग फ्लूइड होगा उसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म में दो चीजें होती हैं जो हमने आज पढ़नी है। एक तो होगा न्यूक्लियोलस और एक होता है क्रोमैटिन। किसके अंदर प्रेजेंट है ये? न्यूक्लियोप्लाज्म में। जैसे सेल के जहां लिविंग कंटेंट होता है उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं, इसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में भी दो चीजें होती हैं। क्या क्या? न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल, नहीं यूकैरियोटिक सेल। हम न्यूक्लियोटिक न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड होता है। ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस, और उसी के अंदर न्यूक्लियोलस मिलेगा और सेकंड क्रोमैटिन मिलेगी। तो पहले क्या मिल रहा है? न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस की बात सुनो, इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। आपसे अगर पूछा जाए इज न्यूक्लियस प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, तो न्यूक्लियस नहीं, वो न्यूक्लियोइड होता है। फिर पूछा जाए इज न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, आंसर विल बी नो, बिकॉज न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, और ये सिर्फ प्रोकैरियोटिक नहीं यूकैरियोटिक सेल में होता है। तो आपने लिखना है न्यूक्लियोलस सिर्फ किस में मिलेगा? ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। कहाँ मिलेगा? यूकैरियोटिक सेल में ही मिलेगा। प्रोकैरियोटिक सेल में ना न्यूक्लियस होता है ना न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, सो इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड रिच इन प्रोटीन एंड आरएनए। किस किस चीज में ज्यादा, इसके अंदर क्या चीजें ज्यादा मिलती हैं? न्यूक्लियोलस किससे ज्यादा अमीर है? किसकी जो चीजें इसके अंदर सबसे ज्यादा मिलेंगी उसी से रिच होगा। तो इसके अंदर एक तो प्रोटीन बहुत मिलते हैं और एक आरएनए। देखो बच्चों, दो तरह के मैंने आपको जो है बताए थे, एक तो डीएनए, एक आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड दो तरह के बताए थे आपको मैंने। कौन से है ये दो न्यूक्लिक एसिड? एक है आरएनए और एक है डीएनए। डीएनए इज अवर जेनेटिक मटेरियल, आरएनए वो जिससे हमारी बॉडी में प्रोटीन बनते हैं। तो न्यूक्लियोलस में दो चीजें सबसे ज्यादा मिलेंगी, एक तो है आरएनए, आरएनए स्टैंड फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड, और एक है बच्चों प्रोटीन। तो दो चीजें आपको न्यूक्लियोलस में ज्यादा मिलती हैं, प्रोटीन और आरएनए।
ठीक है, दोनों मिलेंगे एंड एक्ट एज ए साइट फॉर राइबोसोम फॉर्मेशन, और दोनों से बच्चों राइबोसोम बनते हैं। राइबोसोम आगे और ज्यादा प्रोटीन बनाने में फिर मदद करते हैं। यानी कि अगर आपसे एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है, तो आप बताओगे कि न्यूक्लियोलस में प्रोटीन ज़्यादा होते हैं, न्यूक्लियोलस में जो है आरएनए ज़्यादा है, इसीलिए इन दोनों से मिलकर यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ बनता है बच्चों राइबोसोम फॉर्मेशन, और राइबोसोम से और आगे प्रोटीन बनेंगे। तो दिस इज नोन एज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या बनते हैं, राइबोसोम। सो इट इज नोन एज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, इसीलिए इसे राइबोसोम की फैक्ट्री बोला जाता है। आपसे पूछा भी जा सकता है बच्चों व्हाई न्यूक्लियोलस इज नोन एज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, आप बताओगे दिस इज बिकॉज हेयर राइबोसोम फॉर्मेशन टेक प्लेस, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा राइबोसोम फॉर्मेशन होते हैं विद द हेल्प ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। सो राइबोसोम्स आर हेल्पफुल इन प्रोटीन सिंथेसिस, फिर राइबोसोम से और ज्यादा प्रोटीन की सिंथेसिस यानी कि फॉर्मेशन होती है इन द साइटोप्लाज्म, किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो न्यूक्लियोलस में सबसे ज्यादा राइबोसोम की फॉर्मेशन होती है विद द हेल्प ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, जो आगे चलकर और ज्यादा फिर प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाता है, कौन, राइबोसोम्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये याद रखना, न्यूक्लियोलस इज ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस है वही वेल डेवलप्ड होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को न्यूक्लियस नहीं न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है, ये बातें आपको बार बार इसलिए समझाई जा रही है बच्चों क्योंकि जरूरी है। देन आता है क्रोमेटिन, जो सेकेंड पार्ट है वो है क्रोमेटिन। सो इट इज अ थिन थ्रेड लाइक इंटरट्विन्ड, इंटरट्विन का मतलब होता है मिंगल्ड, एक दूसरे में मिला हुआ, ठीक है, mingled mass of chromosome material and are composed of genetic material DNA and proteins। देखो बच्चों, क्रोमेटिन का मतलब है कि क्या क्या होगा। देखो, क्रोमेटिक मटेरियल का मतलब है कि इसमें हमारा डीएनए और प्रोटीन दोनों मिलेंगे। डीएनए जो हमारा है जिसे बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये हमारा डीएनए है, प्लस इसमें प्रोटीन्स मिलेंगे जिसको बोलते हैं जैसे हिस्टोन प्रोटीन्स, ये तो बच्चों आप आगे पढ़ोगे हायर क्लासेस में, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम के ग्रुप को आगे जब ये बहुत ज्यादा ग्रुप बनता जाता है इससे बनता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम से बनता है क्रोमेटिन। अब समझ में आया? डीएनए जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है, प्लस प्रोटीन्स जैसे कि हिस्टोन प्रोटीन्स, इन दोनों के मिलने से बनता है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम के ग्रुप से बनता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के ग्रुप से आगे बनता है क्रोमेटिन। दिस इज हाउ क्रोमेटिन वर्क्स और क्रोमेटिन फॉर्म्स। तो पहला तो हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ा? न्यूक्लियोलस। दूसरा क्या है? पार्ट क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। डीएनए इज अवर जेनेटिक मटेरियल। व्हाई वी कॉल डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल? बिकॉज आपसे आपकी जो नई जनरेशन बनेगी उसमें जो करेक्टर जाएंगे आपके, वो डीएनए के रूप में जाएंगे। आपके अंदर जो करेक्टर हैं आपके पेरेंट्स के, वो डीएनए के रूप में आए हैं। यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में करेक्टर्स का जाना डीएनए की वजह से ही होता है, इसीलिए डीएनए को जेनेटिक मटेरियल बोला जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? यानी कि बच्चों डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स इज इक्वल टू न्यूक्लियोसोम। डीएनए जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है और उसके साथ बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन लगेंगे जिससे क्या बनता है? न्यूक्लियोसोम मिलता है। और जब न्यूक्लियोसोम की बहुत सारी यूनिट रिपीट होती रहती है उससे मिलकर क्या बनता है? क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम से क्रोमेटिन। ठीक है ना? मतलब क्रोमेटिन को आप यूं भी कह सकते हो रिपीटिंग सब यूनिट ऑफ न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम की बहुत सारी यूनिट रिपीट होकर क्या बनाती है? क्रोमेटिन बनाती है। ठीक है, तो ये बात एक बार आप यहां इसको थोड़ा सा चेंज करो बच्चों। पहले क्रोमेटिन बनेगा और फिर क्रोमोसोम। ठीक है, क्लियर हो गया? यानी कि न्यूक्लियोसोम बना। न्यूक्लियोसोम कैसे बनता है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से न्यूक्लियोसोम बना। न्यूक्लियोसोम की बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट से क्या बनता है? क्रोमेटिन बनता है।
और क्रोमैटिन से आगे चलकर क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों, कुछ ऐसा। ये एक तो ये आर्म है इसकी, ये वाली, और दूसरी हम अलग कलर से बना देते हैं ताकि आप इजीली डिफरेंशिएट कर सको। एक आर्म ये हो गई, एंड दिस इज नोन एज क्रोमोसोम। इज इट क्लियर, समझ में आ गया अच्छे से? तो ये इस तरह से क्रोमोसोम होता है। देन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, अब स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं क्रोमोसोम की। पता तो चली गया आपको, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, लेकिन ये कुछ इस तरह से दिखने को आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। बीच में जो ये स्ट्रक्चर यहाँ होता है इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। जैसे ये मैंने बना दिया ना, इसको बोलेंगे सेंट्रोमियर, ठीक है, जो सेंटर में है। और ये क्रोमेटिड्स होती हैं, जिसे अब मैं आपको ब्लैक से मार्क करके, येलो से मार्क करके दिखा रही हूँ। देखो, एक तो ये पूरी, ठीक है, और एक ये वाली। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं दोनों को, दे आर क्रोमेटिड्स। क्या कहलाएंगी, क्रोमेटिड्स। और क्रोमेटिड से मिलकर ये पूरा का पूरा क्या बना है, क्रोमोसोम मिला है, ठीक है। तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपने क्या पढ़ा कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। थ्रेड मतलब धागे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो यूजुअली किस में मिलेंगे, न्यूक्लियस में ही मिलेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही ये चीजें आप पढ़ रहे हो। एक तो न्यूक्लियोलस पढ़ लिया, एक क्रोमेटिन पढ़ रहे हो। तो क्रोमेटिन में आपने ये पढ़ा कि डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से न्यूक्लियोसोम बनता है। न्यूक्लियोसोम की रिपीटिंग यूनिट से क्या बनता है, क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन से क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्रोमोसोम क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस में मिलता है। और क्लियरली विजिबल आप कब देख सकते हो, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जब सेल के अंदर डिवीजन चल रही होती है, जब सेल 1 से 2 या 1 से 4 बन रहे होते हैं, उस टाइम पर आप क्रोमोसोम को इजीली देख सकते हो। इजीली इसको विजिबल होता है, ये ध्यान से आप इसको देख सकते हो। ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो 2 प्रकार की होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस का मतलब बच्चों आप आगे पढ़ोगे, जब एक सेल से 2 सेल में डिवाइड होता है, एक सेल 1 से 2 बनते हैं तो माइटोसिस, 1 से 4 बनते हैं तो मियोसिस, ठीक है। ये तो चलो आगे की बातें हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि जो क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर, और सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पर आप इसे अच्छे से देख सकते हो। देन क्रोमोसोम्स कंटेन हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। क्रोमोसोम्स में होते हैं जीन्स, यानी कि जीन्स हेरिडिटरी यूनिट है। जैसे सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ की जो बेसिक यूनिट है वो सेल है, वैसे ही हेरिडिटी की जो बेसिक यूनिट है उसे जीन बोलते हैं। एंड क्रोमोसोम्स कंटेन जीन्स, क्रोमोसोम के अंदर ही वो जीन्स होते हैं जो हमारी हेरिडिटरी यूनिट है। हेरिडिटरी का मतलब होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स का जाना, उसे क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी। तो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचाने वाले ये जीन ही होते हैं, जिन्हें हम बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी बोलते हैं। और ये जीन कहाँ प्रेजेंट होंगे, क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट। हर एक क्रोमोसोम में 2 चीजें मिलती हैं, डीएनए एंड प्रोटीन। प्रोटीन जैसे हिस्टोन प्रोटीन, एसिडिक प्रोटीन, और डीएनए जो होता है हमारा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। क्लियर हो गया अच्छे से। तो अब डीएनए की सुनो, डीएनए क्या है, डीएनए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अवर न्यूक्लियस, क्योंकि डीएनए ही है हमारा जेनेटिक मटेरियल। डीएनए ही है जिसकी वजह से जो कैरेक्टर हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। सो डीएनए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या कहलाता है, डीएनए कहलाता है। इट इज द मटेरियल ऑफ जीन्स, देन या इसीलिए इसे हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, क्योंकि डीएनए में ही तो जीन होते हैं जो हम क्या करते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचाते हैं। आपके अंदर वो जीन्स ही हैं जो नई जनरेशन में जाएंगे, आपके पेरेंट्स के जीन ही आपके अंदर आए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे याद करना, जैसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल, ऐसे ही बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या है, जीन्स, ठीक है। ऐसे बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या है, जीन्स है। अब क्रोमोसोम में हमने इस तरह का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं,
पहले ये सेंट्रोमियर हो गया, और फिर दो आर्म्स होती हैं इसकी, एक आर्म जैसे ये हो गई, दूसरी आर्म जैसे ये हो गई। इन आर्म्स को, एक तो जो ये वाली आर्म है इसको एक क्रोमेटिड बोलेंगे, क्रोमेटिड, और ये सेकंड क्रोमेटिड है। दो क्रोमेटिड है, एक मैंने पर्पल कलर से बनाई है, एक ब्लैक कलर से बनाई है, दोनों ही क्रोमोसोम्स की आर्म्स हैं और इन आर्म्स को बोलते हैं क्रोमेटिड। जहां ये एक दूसरे से मिलती हैं उन्हें, उस पॉइंट को सेंट्रोमियर बोलते हैं। जब एक क्रोमोसोम की बात हो रही है तो ये दोनों क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम की दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे की क्या कहलाती हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। ये एक दूसरे की क्या कहला रही हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड का मतलब होता है बच्चों एक ही क्रोमोसोम की दो क्रोमेटिड्स। क्रोमोसोम तो सेम है ना, लेकिन क्रोमेटिड दो हैं, ये दोनों एक दूसरे की सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगी। और एक क्रोमोसोम की क्रोमेटिड दूसरे क्रोमोसोम की क्रोमेटिड से नॉन सिस्टर होती है। सेम क्रोमोसोम हो तो सिस्टर क्रोमेटिड, किसी दूसरे के साथ आप तालमेल बना रहे हो तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? यानी कि जो दो आर्म्स हैं उनमें डीएनए होगा, स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ डीएनए होता है, सेंट्रोमियर होता है जिसे हम बोलते हैं मीनिंग मिडल बॉडी, जो बीच में सेंटर का पार्ट है उसे सेंट्रोमियर बोलते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड क्या होती हैं? जब कॉमन सेंट्रोमियर मिले, यानी कि यहाँ जैसे आपको मिल रहा है ना दोनों में कॉमन सेंट्रोमियर, ये पर्पल वाले का भी यही सेंट्रोमियर है, ब्लैक वाले का भी यही सेंट्रोमियर है, कॉमन सेंट्रोमियर होता है ना, यानी कि सेम क्रोमोसोम। ठीक है, सेम क्रोमोसोम की जो दो क्रोमेटिड होती हैं वो एक दूसरे से क्या कहलाती हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। समझ में आ गया? तो आपने इतना समझ लिया। अब आता है हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम में हैप्लॉइड डिप्लॉइड कंडीशन क्या होती है? देखो बच्चों, जब कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम हो, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हो तो उसे बोलते हैं डिप्लॉइड, डाइप्लॉइड। कंप्लीट सेट का मतलब क्या होता है कि कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हो। कंप्लीट सेट का मतलब होता है डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। कंप्लीट मतलब कितना? डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होना। क्रोमोसोम्स के दो सेट होना डिप्लॉइड कंडीशन कहलाती है। और जब हाफ क्रोमोसोम्स हो, जब क्या हो? हाफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। हाफ क्रोमोसोम का मतलब क्या हो गया? सिंगल सेट। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हो तो उसे क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड। यानी कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम का मतलब आधे ही क्रोमोसोम हुए, तो उसे तो हम बोलते हैं हैप्लॉइड कंडीशन। और जब कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम यानी कि डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं उसे बोलते हैं डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड को 2n से मार्क करते हैं और इसका हाफ है हैप्लॉइड तो सिर्फ n से मार्क करते हैं। ठीक है, तो डिप्लॉइड कैन बी रिटन एज 2n, हैप्लॉइड कैन बी रिटन एज ओनली n। ठीक है, तो आपने इतना समझा। द पेयर्ड कंडीशन, एक पेयर्ड कंडीशन है क्रोमोसोम्स की, उसे डिप्लॉइड बोलते हैं। देन सेल हैज द फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। फुल का मतलब कंप्लीट। जब सेल के पास पूरे कंप्लीट क्रोमोसोम्स होते हैं उसे डिप्लॉइड कंडीशन बोलते हैं। 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, कंप्लीट का मतलब ही क्या हुआ? 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, दिस इज नोन एज डिप्लॉइड सेल। जैसे हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, इसे आप 2n से लिखोगे क्योंकि डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। हैप्लॉइड का मतलब है हाफ क्रोमोसोम होना, तो 2n का हाफ क्या हो गया? n। तो ए सेट कंप्राइजिंग ऑफ अनपेयर्ड क्रोमोसोम, पेयर्ड का तो मतलब होता है हर एक का 2-2 होना, यानी कि 2n होना। इसमें अनपेयर्ड कंडीशन है। इसमें कैसी कंडीशन है बच्चों? अनपेयर्ड कंडीशन है, हाफ क्रोमोसोम्स मिलते हैं, इसीलिए इसे हैप्लॉइड सेल बोलेंगे और यहाँ पर n कंडीशन होती है।
कैसी कंडीशन मिलेगी, एन कंडीशन मिलेगी। क्लियर हुआ। हैप्लॉइड मतलब हाफ क्रोमोसोम का होना, H फॉर हैप्लॉइड, H फॉर हाफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, तो एन कंडीशन। डिप्लॉइड मतलब डबल, D फॉर डबल, तो डबल मतलब 2n कंडीशन, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो गैमीट बनते हैं बच्चों, गैमीट क्या होते हैं, मेल के पास स्पर्म, आप 10th क्लास में पढ़ोगे अच्छे से, मेल के पास स्पर्म होते हैं और फीमेल के पास एग, ये दोनों हैप्लॉइड होते हैं, ये दोनों हैप्लॉइड होते हैं। इसके अलावा बाकी बॉडी के, हमारी बॉडी के सारे सेल्स डिप्लॉइड हैं। सिर्फ मेल में स्पर्म और फीमेल में एग को छोड़ के बाकी बॉडी के सारे सेल्स क्या होते हैं, बॉडी सेल्स इन ह्यूमंस आर डिप्लॉइड। आपसे पूछा जाए हमारी बॉडी के कौन से सेल्स डिप्लॉइड हैं, पूरी बॉडी के सेल्स, किसको छोड़ के, मेल्स में स्पर्म को छोड़ दो, फीमेल में एग को छोड़ दो। इसके अलावा बाकी सारे सेल्स क्या होते हैं, इसके अलावा बाकी सारे सेल्स डिप्लॉइड होते हैं और स्पर्म और एग हैप्लॉइड होता है। अच्छे से बात बच्चों समझ में आ गई है ये वाली। तो ये तो था हमारा जो है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। अब फंक्शंस की बात सुनो। फंक्शन में द न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। एक न्यूक्लियस क्या करता है, जैसे ब्रेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटर है हमारी बॉडी का, हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं उन सब को रेगुलेट करना ये ब्रेन का काम होता है। ऐसे ही सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, यानी कि लिविंग एक्टिविटीज हैं, फंक्शंस हैं, चीज़ों का बनना टूटना, सारी की सारी ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज किसके अंडर होती हैं, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस कंट्रोल करता है सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को जो कि सेल के अंदर होती है। इफ द न्यूक्लियस इज रिमूव्ड, अगर आप न्यूक्लियस को रिमूव कर दोगे फ्रॉम द सेल, प्रोटोप्लाज्म अल्टीमेटली ड्राइज। प्रोटोप्लाज्म क्या है, लिविंग कंटेंट ऑफ सेल। सेल का जो लिविंग कंटेंट है वो सूख जाएगा और खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। इतना न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस अगर आप सेल से रिमूव कर दो, कौन देखेगा कि क्या एक्टिविटी हो रही है क्या नहीं, लिविंग कंटेंट ड्राई हो जाएगा और सेल की डेथ हो जाएगी। सेकंड पॉइंट क्या है कि सेल साइकिल को रेगुलेट भी करता है, यानी कि सेल साइकिल को पूरी तरह से कंट्रोल भी करता है। और थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज कंसर्न्ड विद ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी ट्रेट। हेरिडिटी ट्रेट मतलब कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचाते कौन है, जीन, वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये प्रोसेस भी होती है। इसी के साथ बच्चों न्यूक्लियस टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब हम सेल ऑर्गेनल स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास से। तब तक के लिए बच्चों आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए दोस्तों के साथ, अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। थैंक यू सो मच।